सिग्नस X1 धीरे धीरे उस मटेरियल को निकल रहा है जो उसके इर्द गिर्द मौजूद है। ब्लैक होल्स की फीडिंग अक्रीशन डिस्क्स के जरिए होती है। वो बिल्कुल सैटर्न रिंग्स की तरह होती हैं। ब्लैक होल के अराउंड मटेरियल की एक थिक या थिन डिस्क होती है जो उसे फीड करती है। सिग्नस X1 की एक्रीशन डिस्क पास के एक सोर्स से लगातार रिफिल होती रहती है। एक बड़ा स्टार जो हमारे सन से 20 गुना भारी है और जिसका नाम है ब्लू सुपरजायंट। ब्लैक होल इस स्टार की गैस पर पिछले 50 लाख सालों से फीड कर रहा है। तो अगर आपका सवाल यह है कि ब्लैक होल्स गैस को कैसे निगल सकते हैं, तो उसका जवाब है ग्रेविटी। वो बहुत मैसिव ऑब्जेक्ट्स होते हैं और जो कुछ भी उनके दायरे में आता है उसे वो ग्रेविटी की मदद से अपने अंदर समा लेते हैं। ब्लैक होल का मास जितना बढ़ता है उसकी ग्रेविटी उतनी ही बढ़ती है और वो अपने अंदर उतनी चीजें खींचता है। एक ब्लैक होल की ग्रोथ ढलान से नीचे लुढ़कती हुई स्नोबॉल की तरह होती है। स्नोबॉल जितनी बड़ी होती जाती है वो और स्नो इकट्ठी करती और बड़ी होती जाती है। ये एक रनवे इफेक्ट होता है। पर भले ही सिग्नस X1 इस रनवे इफेक्ट से ग्रो करेगा, तब भी वो कभी सुपरमैसिव नहीं बन पाएगा। मतलब अर्ली यूनिवर्स के ब्लैक होल्स की फीडिंग बहुत फास्ट रेट्स पर हुई होगी। सबसे बड़ा इशू ये है कि अर्ली यूनिवर्स में इतना टाइम कैसे था कि एक छोटे से ब्लैक होल से, जो कि एक स्टार के अंदर से निकला है, वो सुपर मैसिव बन जाए। JRS 1915 एक और स्टेलर मास ब्लैक होल है। यह बहुत ज्यादा कंज्यूम करता है। इसका कंजम्पशन रेट सिग्नस X1 के मुकाबले लगभग 40 गुना है। और जब कोई ब्लैक होल जल्दी कंज्यूम करने लगता है तब वो ओवरहीट होने लगता है। जब ब्लैक होल बहुत तेजी से मटेरियल खींचकर उसे कंज्यूम करता है तब अक्रीशन डिस्क बहुत हाई टेम्परेचर्स पर हीट अप हो जाती है और उस हीट से सिस्टम से बहुत तेज लाइट बाहर आती है। और एक ब्लैक होल जितना ज्यादा मटेरियल कंज्यूम करेगा वो उतना ही शाइनी बनता जाएगा। ये स्टेलर ब्लैक होल कभी कभी ज्यादा मटेरियल बहुत जल्दी कंज्यूम कर लेता है, जिसकी वजह से उसकी एक्रीशन डिस्क से रेडिएशन निकलता है जो हमारे सन से करीबन 10 लाख गुना ब्राइट होता है। लेकिन इस ब्राइटनेस के अपने नुकसान भी होते हैं। इससे ब्लैक होल मटेरियल को कंज्यूम करना और ग्रो करना बंद कर देता है। अगर मुझे जल्दी अपना वजन बढ़ाना होता, वो भी ज्यादा से ज्यादा, तो मैं बहुत सारी चीजें एक साथ खाने लगता, जैसे कि जंक फूड, और उसे नॉन स्टॉप खाता रहता। ब्लैक होल्स की प्रॉब्लम ये होती है कि जब वो मटेरियल को कंज्यूम करने लगते हैं तब वो शाइन करने लगते हैं, और वो जितना शाइन करते हैं अपने खाने यानी मटेरियल को उतना ज्यादा दूर पुश कर देते हैं। उनकी ब्राइटनेस या ल्यूमिनोसिटी इतनी बढ़ जाती है कि वो आने वाले मटेरियल को दूर पुश कर देती है। इस फिनोमेनन को एडिंगटन लिमिट कहा जाता है। कई मायनों में एडिंगटन रेट को ब्लैक होल्स की ग्रोथ की एक स्पीड लिमिट के रूप में माना जा सकता है। हो सकता है कि ब्लैक होल्स को बहुत तेजी से बढ़ने से रोका जाता हो, और वो भी उनमें ज्यादा से ज्यादा गैसेस डालकर, और आखिरकार एडिंगटन लिमिट हिट हो जाती है और ब्लैक होल में जितनी भी गैस डाली जाती है वो उस तक पहुंच ही नहीं पाती। कंजम्पशन कंट्रोल करने के इस तरीके से यह तय हो गया है कि अर्ली यूनिवर्स में स्टेलर ब्लैक होल्स इतनी जल्दी मास गेन नहीं कर पाए होंगे कि वो सुपरमैसिव बन पाते। ब्लैक होल्स को बढ़ने के लिए टाइम चाहिए, उन्हें फीड करना होता है, उन्हें कंज्यूम करना होता है। शायद कुछ स्टेप्स स्किप किए जा सकते हैं, पर शायद उन्हें मीडियम या बड़े साइज से शुरू करना होता हो ताकि वो बाद में सुपरमैसिव बन सके। तो क्या अर्ली यूनिवर्स में और तरह का ब्लैक होल था? क्या वो इतना बड़ा था कि कम वक्त में सुपरमैसिव बन जाता? – 2017 में एस्ट्रोनॉमर्स ने एक डेंस स्टार क्लस्टर को स्टडी किया जिसका नाम था 47 टूपनी, जो हमारी गैलेक्सी के बाहरी हिस्से पर था। उन्हें 25 पल्सार्स डिटेक्ट हुए जो कॉस्मिक लाइट हाउसेस की तरह घूमते और रेडिएशन छोड़ रहे थे। वो पल्सर्स किसी सेंट्रल ऑब्जेक्ट का चक्कर लगा रहे थे, और भले ही हम उस ऑब्जेक्ट को देख नहीं पाए, हम पल्सर्स के ऑर्बिट से उसके बिहेवियर को समझ रहे थे, और उससे पता चला कि वो सेंट्रल ऑब्जेक्ट कितना बड़ा था। जब कैलकुलेशंस की गई तब हमें पता चला कि उसका मास सन से 1500 से 2000 गुना था। यह उस ग्लोबुलर क्लस्टर के बीचों में छुपा हुआ था।
तो वो इनविजिबल ऑब्जेक्ट आखिर है क्या? 47 टिकनी के बीचों बीच जो कुछ भी छुपा है वो जरूर बहुत ज्यादा बड़ा है और वो ब्लैक कलर का है। एस्ट्रोनॉमर्स का मानना है कि वो एक बड़ा ब्लैक होल है जिसका मास सन से 1500 गुना है। वो ऑब्जेक्ट एक रेगुलर स्टेलर ब्लैक होल से कहीं ज्यादा बड़ा है और सुपरमैसिव होने के लिए बहुत छोटा है। तो क्या वो असल में एक इंटरमीडिएट मास ब्लैक होल है? इस तरह के इंटरमीडिएट मास ब्लैक होल्स का मिलना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। ये रेयर कैटेगरी के ब्लैक होल्स 100 से 1 लाख सोलर मैसेज के होते हैं। इस साइज का होने से वो बहुत जल्द सुपरमैसिव हो सकते हैं। इंटरमीडिएट मास ब्लैक होल से ही शायद सुपरमैसिव ब्लैक होल्स का जीवन शुरू होता है। एस्ट्रोनॉमर्स इंटरमीडिएट मास ब्लैक होल्स की तलाश कर रहे हैं। उन्होंने शायद सुपरमैसिव ब्लैक होल्स की ग्रोथ में बिल्कुल किसी बीज की तरह काम किया होगा, पर अभी तक उनकी खोज नहीं हो पाई है। वो मिसिंग लिंक की तरह है और ये बात उन पर लागू होती है क्योंकि वो मिसिंग है। सोचिए कि आप एक एलियन हैं और आप अर्थ पर आए हैं और आपको इंसानों के बारे में बहुत कम जानकारी है, और जब आप आसपास देखते हैं तो आपको छोटे छोटे बच्चे या बड़े लोग ही दिखाई देते हैं। आप टीनेजर्स को नहीं पहचान पाते। आप ये तो समझ जाएंगे कि बच्चे बाद में बड़े बन जाते हैं, लेकिन वो बड़े कैसे बनते हैं इसके बारे में आपको कुछ भी पता नहीं चल पाएगा। इस इंटरमीडिएट स्टेज को आप नहीं समझ पाएंगे। ये आपके लिए बहुत अजीब होगा, है ना? सुपरमैसिव ब्लैक होल्स के केस में यही होता है। वो एक यूनिवर्स है जिसमें टीनेजर्स नहीं होते। सितंबर 2020 तक हर किसी का यही मानना था, जब ग्रेविटेशनल वेव्स स्टडी कर रहे साइंटिस्ट्स को दूर यूनिवर्स में हो रहे एक एक्सट्रीम इवेंट का सिग्नल मिला। रिसर्चर्स उन चीजों की तलाश कर रहे हैं जिन्हें ग्रेविटेशनल वेव्स कहते हैं। वो स्पेस में लहरों की तरह होती हैं। ज्यादातर सिग्नल्स चिड़िया की आवाज की तरह होते हैं और ये बहुत ही खास तरह की नॉइज होती है जो कुछ इस तरह की होती है। लेकिन वो इवेंट इतना एक्सट्रीम और अचानक हुआ कि वो नॉइज कुछ इस तरह की निकली। सुनिए। यूनिवर्स में दूर से आने वाली वो आवाज इंटरमीडिएट ब्लैक होल हंटर्स के लिए किसी म्यूजिक से कम नहीं थी, क्योंकि उसकी पिच का बस एक ही मतलब था। ऐसी नॉइज तभी आई होगी जब दो बहुत ही बड़े ब्लैक होल्स आपस में टकराए होंगे और उनसे एक कंबाइंड ब्लैक होल बना होगा जिसका मास हमारे सन से 142 गुना ज्यादा होगा। तो जरा सोचिए ये कितना ज्यादा बड़ा होगा। तो ये देखने के बाद हम ऐसा कह सकते हैं कि कुछ इसी तरह से इंटरमीडिएट ब्लैक होल की खोज हुई थी। वो इंटरमीडिएट ब्लैक होल का पहला कंफर्म्ड ऑब्जर्वेशन था। एक इंटरमीडिएट ब्लैक होल का डायरेक्ट एविडेंस मिलना बहुत ही कमाल की बात होती है। इससे अच्छा और कुछ नहीं हो सकता। अब ये तय हो गया है कि इंटरमीडिएट ब्लैक होल्स एग्जिस्ट करते हैं, पर क्या उनसे अर्ली यूनिवर्स में सुपरमैसिव ब्लैक होल्स का पता चल सकता है? दरअसल इंटरमीडिएट ब्लैक होल से ही सुपर मैसिव ब्लैक होल्स की शुरुआत हुई होगी। ये जरूर अर्ली यूनिवर्स में बहुत पहले बन गए और इनसे ही सुपर मैसिव ब्लैक होल्स बने होंगे, जो शायद बिग बैंग होने के बहुत कम वक्त के बाद ही एग्जिस्टेंस में आ गए थे। इंटरमीडिएट ब्लैक होल्स आखिर बनते कैसे हैं? हाल ही में डिस्कवर किया गया ब्लैक होल दो छोटे ब्लैक होल्स से बना था। वो गैस के बड़े क्लाउड से भी बन सकता था। देखिए, ऐसा होना भी मुमकिन है कि अर्ली यूनिवर्स में गैस के बहुत बड़े क्लाउड्स रहे हों जिन्होंने अपनी एनर्जी बहुत जल्दी खो दी हो और कोलैप्स होकर फाइनली उन्होंने इतने बड़े साइज का एक ब्लैक होल बना दिया हो। गैस का वो बड़ा क्लाउड कॉन्ट्रैक्ट होकर ज्यादा से ज्यादा डेंस हो रहा होगा, ठीक वैसे जैसे स्टार्स बनाते वक्त डेंस होता है। पर इस केस में उसने एक स्टार नहीं बनाया, बल्कि वो एक बड़े ऑब्जेक्ट में कोलैप्स हो गया जो एक इंटरमीडिएट मास ब्लैक होल बन गया। एक बड़े गैस क्लाउड का डायरेक्ट कोलैप्स होकर एक इंटरमीडिएट मास ब्लैक होल बनना बहुत शानदार नजर आ रहा होगा। आपको लगता है कि वो जायंट क्लाउड कोलैप्स होते होते ब्लैक होल बन जाएगा, पर असल में ये होता है कि जायंट क्लाउड ब्लैक होल। तो एक वक्त में यूनिवर्स में बहुत बड़ा गैस क्लाउड होता है और पलक झपकते ही वो कोलैप्स हो जाता है
और फिर बन जाता है एक ब्लैक होल।